हेलो एवरीवन। यूनिट नंबर हम 4 देख रहे थे और इस क्रम में जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा प्रेरकों का संयोजन। ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। इससे पहले हम लोगों ने देखा है सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन, पारस्परिक या अन्योन्य प्रेरण। और उसके बारे में जो भी डिटेल आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिस्कस किया है। और लास्ट के वीडियोस में पार्ट वाइज वो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है ना वो है प्रेरकों का संयोजन। ठीक है। देखो, थोड़ा सा इसको पहले बेसिक समझेंगे फिर हम चलेंगे इसके डिटेलिंग में। ठीक है। जो हमारे पास प्रेरकों का संयोजन है, दैट मीन्स हमारे पास जो इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टर है। ठीक है। इंडक्टर की मैंने जब बात की तो आपको याद आया होगा, जब मैंने स्वप्रेरण पढ़ाया था तो वहाँ मैंने एक फार्मूला लिखवाया था। और अगर आपको याद हो, ठीक है, तो वो फार्मूला था ई इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है। एल जो है हमारा क्या था, इंडक्टेंस था। ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है कुंडली की। ठीक है। स्वप्रेरकत्व जो है क्वालिटी होती है इंडक्टर की, इंडक्टर की एक गुण होता है। ठीक है। ऐसे जब हमने पढ़ा था अन्योन्य प्रेरण तो वहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा आया था ई टू इक्वल टू माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी। एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट, मतलब ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अन्योन्य प्रेरण के बारे में हम वहाँ पे डिस्कस किए थे। शुरुआत के चैप्टर में यूनिट नंबर 1 जो हमने पढ़ा था, ठीक है, तो वहाँ हमने कुछ रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। और प्रतिरोध की कुछ प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, प्रतिरोध के बारे में बताया था। वहीं पे हमने बताया था रेजिस्टेंस के संयोजन के बारे में। ठीक है। कि रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। ये याद होगा आपको, मैंने बताया था। श्रेणी क्रम जिसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, और समांतर क्रम जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम प्रेरकों के संयोजन के बारे में भी करेंगे। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो एक्सप्रेशन इंडक्टर का, इंडक्टेंस का आता है एल का, उसका मान, या पैरेलल में जो कंडीशन आती है उसके मान को स्थापित कीजिए या उसको डिराइव करिए। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। तो एक छोटी सी बात और आपको बताते चलूँ पहले। जब भी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा है, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमने सीरीज रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह कनेक्ट करते थे। ठीक है। और हमने क्या बताया था आपको कि यहाँ से जो करंट निकल रही है, धारा आई, वही धारा इसके थ्रू भी जाएगी, वही धारा यहाँ भी जाएगी, और वही धारा आकर के वापस बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पे आती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि यहाँ पे धारा जो है हमारी विभाजित नहीं होती है। करंट पूरे सर्किट में, पूरे परिपथ में धारा जो है वो हमारी कांस्टेंट होती है। ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये होता था यहाँ पे कि यहाँ आपने वोल्टेज V1 दिया है तो इस रेजिस्टेंस का अपना वोल्टेज मान लिया V1 हो सकता है, यहाँ वोल्टेज मान लिया V2 हो सकता है। ठीक है। इसी प्रकार से जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन को रेजिस्टेंस के फॉर्म में पढ़ा था वहाँ पे, तो अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, उसको फिर से रिकॉल करते हैं कि जो धारा यहाँ आई बह रही है, ठीक है, वो धारा, एक भाग उसका इस शिखा में और दूसरा भाग इस शाखा में, मतलब दोनों ब्रांचेस में धारा बटेंगी। क्योंकि मैंने बताया था धारा का प्रवाह, जब भी धारा को उचित मार्ग या ब्रांच मिलती है तो धारा अपने उस शिखा, उस शाखा में या उस ब्रांच में प्रवाहित होती है। तो करंट यहाँ से जब निकली तो यहाँ आने के पश्चात करंट यहाँ भी जाएगी और करंट यहाँ भी जाएगी। तो करंट का मान क्या हुआ, बट गया। करंट का मान अब समान नहीं रहा। ठीक है। धारा का मान बढ़ गया।
लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज यहाँ हमने दिया था, तो इस वोल्टेज का मान यहाँ भी वही होगा और यहाँ भी वही होगा। अर्थात शॉर्ट में बात करें तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, और समांतर क्रम में विभव समान होते हैं, दैट इज वोल्टेज समान होता है, पैरेलल वोल्टेज समान होता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे आगे आगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो संयोजन है इंडक्टर का, आप फिगर यहाँ से देख लो जो बना हुआ है, ये फिगर जो बना है, डायग्राम बना है, इसको ध्यान से देखो। 3 इंडक्टर दिए हुए हैं। इंडक्टर मतलब आप समझना कॉइल, कुंडली। ठीक है, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, आप अलग अलग ब्रांच के हो, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी पढ़ाई करेंगे। तो जब भी हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, तो जो मैंने अगर अभी कहा कि इंडक्टर, आप इसको समझो कॉइल। ठीक है, तो कोई भी कॉइल जो है उसको हम, एक कॉइल यहाँ पे है, एक कॉइल यहाँ पे है, एक कॉइल यहाँ पे है, 3 कॉइल है। तो पहला को हम देख रहे हैं श्रेणी क्रम का संयोजन, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो तीनों को हमने सीरीज में अटैच कर दिया, सीरीज में अटैच कर दिया। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, आप इसको इस तरीके से भी जोड़ सकते थे, आपके ऊपर है, आप किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी जोड़ सकते थे। यहाँ एक को हमने L1 नाम दे दिया, एक को L2 नाम दे दिया, एक को L3 नाम दे दिया, मतलब 3 इंडक्टर। ठीक है, 3 इंडक्टर मतलब इसको हिंदी में प्रेरक कहते हैं। तो 3 प्रेरक हमारे L1 L2 L3 तीनों सीरीज में हैं। ठीक है, और अभी जो नोटेशन हमारे जो नोट्स में है वो इस तरीके से दिया है, तो यही लेके चलते हैं। ठीक है, ये 3 हमारे पास बने हुए हैं। एक आपका L1 है, ठीक है, एक L2 है, एक L3 है। ये तीनों सीरीज में है। सीरीज में पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, आप धारा को देखो। ठीक है, ये हमारे पास एक सोर्स बना हुआ है। ठीक है, ये सोर्स बना हुआ है। ठीक है, इस सोर्स से जो धारा निकलेगी वही धारा यहाँ से होते हुए इसमें जाएगी, वही धारा आप देखोगे यहाँ से यहाँ जाएगी, और वही धारा इसमें से होके गुजरेगी। तो धारा का कहीं पे बिखराव नहीं हो रहा है, धारा कहीं बट नहीं रही है। जब धारा कहीं बटती नहीं है तो उस क्रम को हम कहते हैं सामान्यतः श्रेणी क्रम, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कि हमने एक्सप्रेशन देखा था लास्ट में, जो यूनिट हमने पढ़ी थी, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। माइनस साइन को हमने निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि माइनस साइन जो है वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ईएमएफ प्रोड्यूस का डायरेक्शन बताता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ठीक है, और यहाँ पे ई मैंने क्या बताया था, वहाँ पे ई मतलब बताया था विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ एक तरह का क्या है, एक तरह का विभव है, एक तरह का वोल्टेज है। ठीक है, तो इसको हम ई को, इसको वोल्टेज से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ई की जगह हम लिख सकते हैं वी। ठीक है, ई की जगह हम लिख सकते हैं वी। ठीक है, तो v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इसी एक्सप्रेशन का हम इस्तेमाल करेंगे इसको समझने में। आगे चलते हैं। तो ये हमने माना श्रेणी क्रम में कि ये जो इंडक्टर L1 है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है। ये इंडक्टर L2 है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 है। और ये इंडक्टर L3 है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है V3। और जो वोल्टेज हम टोटल सर्किट को दे रहे हैं, जो सप्लाई दे रहे हैं, वो है टोटल V। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज है V1, यहाँ वोल्टेज है V2, और यहाँ वोल्टेज हो रहा है V3। और हम जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं वो है हमारा V। और तीनों हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। मैंने बताया श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज तो अलग अलग होते हैं, हो सकते हैं, बट करंट समान होती है, धारा समान होती है।
इसका मतलब कि इन तीनों में समान धारा प्रवाहित होगी, इन तीनों में समान धारा धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है आई, हमने मान लिया आई। तो अब एक्सप्रेशन लिखना हम शुरू करते हैं। ठीक है, कहो तो मैं फिर से इसको बना देता हूँ, बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, और ये हमारा हो गया सप्लाई। ठीक है, यहाँ हमने वोल्टेज दिया V, ये इंडक्टर L1, इसका वोल्टेज V1, यह इंडक्टर L2, इसके क्रॉस वोल्टेज V2, यह इंडक्टर L3, इसके क्रॉस वोल्टेज V3। ठीक है, यहाँ जो धारा बह रही है I, यही आई धारा तीनों इंडक्टर में प्रवाहित होगी। ठीक है, सेम प्रवाहित होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर हम वोल्टेज V1 की बात करें, मतलब इंडक्टर L1 की बात करें, तो वहाँ जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप है V1, तो V1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं L1 di/dt। हमने पढ़ रखा है इस इक्वेशन को। इंडक्टर 1 के लिए V1 जो वोल्टेज ड्रॉप है ये इक्वल टू होगा इंडक्टर L1 di/dt। ऐसे हम V2 के लिए लिख सकते हैं, ऑलराइट, V2 इक्वल टू हो जाएगा L2 di/dt, क्योंकि धारा समान है, धारा नहीं बदल रही है। मैंने पहले बताया श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, di/dt। तो हमने V1, V2, V3 तीनों के लिए एक्सप्रेशन को लिख लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब जो हमारा सोर्स वोल्टेज है, ये वाला सोर्स वोल्टेज, जो टोटल वोल्टेज V है, ठीक है, तो सोर्स वोल्टेज के लिए भी हम ले सकते हैं V इक्वल टू L di/dt, लिख सकते हैं। ठीक है, सोर्स वोल्टेज के लिए भी सेम एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब आपने पढ़ रखा है किरचॉफ के लॉ के बारे में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे किरचॉफ के रूल को लगाते हैं, किरचॉफ लॉ लगाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा केवीएल के बारे में, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, केवीएल में क्या पढ़ा होगा कि किसी भी बंद परिपथ में या लूप में जो भी जितने भी हमारे वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज स्रोत होते हैं, चाहे आईआर ड्रॉप होता है, उनका बीजगणितीय योग मोटा मोटा हम कहते हैं कि शून्य होता है। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ समझते हैं कि यहाँ वोल्टेज V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 और यहाँ V है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ कि टोटल जो वोल्टेज होगा वो V प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, ये हम कह सकते हैं। और हमने V का मान निकाल रखा है, V1 का मान निकाल रखा है, V2 का मान निकाल रखा है और V3 का मान निकाल रखा है। इन मान को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। जैसे हमने V का मान निकाला है di/dt, V1 का मान हमने क्या निकाला है L1 di1/dt, V2 का मान हमने निकाला है di2/dt। थोड़ा समझ लेना, स्पेस की प्रॉब्लम है। ठीक है, dt, और V3 का मान L3 di3/dt। ठीक है, अब इसको कंबाइन जब करेंगे तो आप यहाँ से ये देखोगे कि I1 I2 I3 तो समान है, क्योंकि करंट का मान समान है। तो हम यहाँ पे इसको भी I लिख सकते हैं, इसको भी I लिख सकते हैं और इसको भी I लिख सकते हैं। ठीक है, तो di/dt यहाँ, di/dt यहाँ, di/dt यहाँ, di/dt यहाँ, तीनों में di/dt हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो हम तीनों से जब हमारा कॉमन हो गया तो हम di/dt को यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। यही होता है हमारा इंडक्टर का श्रेणी क्रम संयोजन, जैसा सेम हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के केस में, वैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, जो भी हमारा कॉम्बिनेशन होगा, ये होता है श्रेणी क्रम का संयोजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, समांतर क्रम संयोजन को हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।